अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर, जनरल फैज़ हमीद फॉर्मर DGISI उनको चार्जशीट कर दिया गया। रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफादात के मुनाफी काम करने के इल्ज़ामात हैं। इसके अलावा 9 मई की तहकीकात जारी हैं और एक मज़मूम सियासी मकासद के लिए मिली भगत के साथ जो कुछ उन्होंने किया उसकी भी तहकीकात जारी हैं। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। 12 अगस्त को उनको हिरासत में लिया गया था और ये प्रोसेस अब आगे चल पड़ा है। किसी फॉर्मर DGI का चार्जशीट हो जाना, उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद किया जाना कि इसने रियासत के मफादात और तहफ़्फ़ुज़ के मुनाफी काम किया, संगीन नौइयत का इल्ज़ाम है, संगीन नौइयत का। और इतने बड़े अफसर के ऊपर इस तरह का मुकदमा चलना कई और जहतें खोलेगा, क्योंकि 9 मई के ऑफिशियल स्टेटमेंट कहती है कि 9 मई की भी तहकीकात जारी हैं। और इसी तरीके से सियासी मज़मूम सियासी मकासद की खातिर जो उन्होंने मिली भगत की, वो सारे वाक़यात तहरीक इंसाफ की उस तहरीक के साथ जुड़ जाते हैं जो 9 मई से पहले के वाक़यात और 9 मई के रोज़ 200 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या मिलिट्री से रिलेटेड जो बिल्डिंग्स थी उनको हिट किया गया, जिसमें कोर कमांडर हाउस लाहौर है, MM आलम बेस मियाँ वाली है, ISI के ऑफिसेज़ हैं फैसलाबाद के अंदर और बहुत सारी कैंटोनमेंट्स के अंदर मुजाहरे हुए। क्या ये सारे मामलात ऐसे थे जिसमें जनरल फैज़ हमीद का हाथ था? मेरे पास इसका हाँ या ना में जवाब नहीं है, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट कहता है कि उसकी तहकीकात जारी हैं। रियासत के मफादात और तहफ़्फ़ुज़ के मुनाफी इक़दामात, ये इससे बड़ा इल्ज़ाम तो हो ही नहीं ना सकता किसी फ़ौजी अफसर के ऊपर या किसी फ़ौजी जवान या सिपाही के ऊपर। ये जो वर्दी पहनी जाती है, ये कसम खाई जाती है कि हम इस वतन की हिफाजत की खातिर अपनी जान कुर्बान करेंगे, तो उसके तहफ़्फ़ुज़ या उसके मफादात के मुनाफी काम करना तो बगावत के ज़ुमरे में आ जाएगा। इसके ऊपर क्या चार्जशीट होगी? 9 मई के ऊपर फ़ौज के बहुत ज़्यादा हलकों का ख्याल ये है कि 9 मई का पूरा ड्रामा इसलिए रचाया गया था कि इसके ज़रिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए, बहुत सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हिट होंगी, तो मौजूदा आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर, इनका ओहदे के ऊपर बरकरार रहना मुमकिन नहीं रहेगा। तो ये अपने चीफ़ के ख़िलाफ़ बगावत के ज़ुमरे में आ जाता है, म्यूटनी। और इसके क्या इल्ज़ामात की सज़ा होगी ये भी मालूम नहीं है। ये तहकीकात वो करेंगे, खोलेंगे तो फिर इसका पूरी तफसील हमारे सामने आएगी। क्या फ़र्द वाहिद का ये काम था? जनरल फैज़ हमीद अकेले थे या उनके साथ कुछ रिटायर्ड या हाजिर सर्विस और फ़ौजी अफसरान शामिल थे? वक्तन फ़वक्तन कुछ नाम सामने आए कि इसको ओहदे से हटा दिया, उसको ओहदे से हटा दिया, 1-2 ब्रिगेडियर्स और कर्नल्स उनकी गिरफ़्तारी भी की गई। लेकिन पूरा इस इल्ज़ाम को और इस सज़ा के अमल से गुज़रने के साथ पूरी तफसीलात जब पाकिस्तानी कौम के सामने रखी जाएंगी तो फिर ज़्यादा समझने में आसानी होगी। लेकिन एक शख्सियत जो बज़ाहिर इससे बराह रास्त मुतासिर होती हुई मुझे नज़र आती हैं, वो हैं इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्योंकि जब इन पे जनरल फैज़ हमीद पे, फॉर्मर DGISI पे ये इल्ज़ाम आयद किया जाए और इल्ज़ाम उनका इन सर्विस है, इन ऑफिस है, एज़ DGI या एज़ कोर कमांडर, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि इसने रियासत के मफादात के मुनाफी काम किया या मज़मूम मकासद के लिए किसी सियासी ग्रुप के साथ मिलकर कुछ भी प्लान किया, कुछ पुरतशद्दद एक्टिविटी की, कुछ अफराद के ख़िलाफ़ काम किया, तो वो जमात जिसके साथ इनको जोड़ा जाता है वो हम सब के सामने वो तो तहरीक इंसाफ है। इसके अलावा इमरान खान के साथ जो इनका ताल्लुक़ था, फॉर्मर जो हमारे आर्मी चीफ़ थे उनसे भी अगर आपने सुना हो तो उनको जब DGI हटाना था तो उसी वक्त उनकी इमरान खान के साथ फासले पैदा होना शुरू हो गए थे, क्योंकि ख्याल किया जाता था कि इमरान खान जनरल बाजवा के बाद जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ़ लगाने का इरादा रखते हैं। तो ये बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, बहुत सारी साजिशी थ्योरीज़ हैं। ये जब तक इल्ज़ामात और उसकी चार्जशीट जो है किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अमल से गुज़र के आगे नहीं जाएगी, तब तक हम इसके ऊपर सिर्फ क्या सराई कर सकेंगे। हतमी जजमेंट देना तो उस जज का काम है या उस फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का काम है जो इस प्रोसेस से गुज़र रही है। आज जो हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में जनरल जाहिद महमूद साहब हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, दोनों को खुश आमदीद कहूँगा। इसके अलावा राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के मशीर हैं सियासी अमूर के और फॉर्मर वज़ीर दाखिला भी हैं, जिस तमाम अरसे में बहुत ज़्यादा ये एक्टिविटीज़ हो रही थी। एक टॉप सिटी का वाक़या इस्लामाबाद के अंदर 2017 में एक शख्स जिसकी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी तो उसके घर के अंदर घुसा जाता है, उसका सोना जेवरात, उसके घर के अफराद, उनको डराया धमकाया जाता है, कुछ के ऊपर तशद्दुद के इल्ज़ामात हैं और कुछ चीज़ें हथियाने की कोशिश की जाती हैं। वो 2017 4 जाके 2024 में ही फ्रेम हुआ। तो इस 7 साल के अरसे में जो अकाउंटेबिलिटी का इंटरनल मैकेनिज़्म है वो हमें एक्टिवेट होता हुआ नज़र नहीं आया। इनके जो भाई हैं जनरल फैज़ के, उनकी भी गिरफ़्तारी हुई और कुछ कागजात की भी खबर आती रही कि उनसे ले लिए गए। तो राना सनाउल्लाह साहब, आपसे मैंने किसी ज़माने में आप वज़ीर दाखिला थे तो आपसे सवाल पूछा
कि एक हाउसिंग सोसाइटी के मामलात जो हैं उनके साथ इनको जोड़ा जाता है। तो आपका जवाब मुझे आज भी याद है, आपने कहा था कि एक हाउसिंग सोसाइटी, ये तुम्हारी बात होगी, तुम्हारी खबर होगी, हमारे ख्याल में तो एक से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटी के मामलात हैं। आज आप बताइए, अब तो चार्जेस भी फ्रेम हो गए, कहानी है क्या असल में? देखिए, दरअसल जहाँ तक हाउसिंग सोसाइटी का मामला है, उसमें तो इस तरह से है कि उस हाउसिंग सोसाइटी का झगड़ा था मालकान के दरमियान। यानी एक ख़ातून उस हाउसिंग सोसाइटी को पहले ओन करती थी, उसके बाद एक साहब ने उनके साथ एग्रीमेंट किया और उन्होंने उस हाउसिंग सोसाइटी को आगे जो है वो बढ़ाया। उन दोनों का आपस में जो है वो कोई तनाज़ा पैदा हुआ, जिसमें फिर जनरल फैज़ हमीद साहब के भाई, गालिबन उनका नाम नजफ़ साहब है, तो वो दाखिल हुए और उसके बाद फिर इन्होंने कोशिश की कि वो जो मुअज़्ज़ज़ ख़ातून थी उसका यानी क्लेम का सहारा लेके तो ये पूरी सोसाइटी जो है इसको ये ख़ुद कंट्रोल कर लें। और इस सिलसिले में जब फिर जो आदमी वहाँ पे मौजूद था उसने रेजिस्ट किया, तो फिर उन्होंने पहले उसे डराया धमकाया, उसके बाद फिर उसके साथ वो अमल जो आपने ज़िक्र किया अपने इब्तदाइये में कि उसके घर पे रेड किया और उसे एक दहशतगर्दी के मुकदमे में जो है वो गिरफ़्तार किया और इसमें रेंजर्स को जो है वो इस्तेमाल किया गया। उस वक्त मैं पंजाब में लॉ मिनिस्टर और होम का चार्ज था मेरे पास। तो जब ये काम हुआ तो उसके बाद फिर उनको सीटीडी पंजाब के सुपुर्द कर दिया गया कि जी ये दहशतगर्द है, इनसे ये चीज़ें बरामद हुई हैं। यानी उनके से जो कोई असला उनका लाइसेंसी या दूसरा था या को खुद से भी शामिल करके तो उनको दहशतगर्द पेंट करके जो है वो काउंटर टेररिज्म फोर्स के हवाले कर दिया। और बाकी जो चीज़ें थी जो वहाँ से बड़ी भारी मालियत की चीज़ें बरामद हुई वो जो है उन्होंने ख़ुद रख ली। तो वो फिर मामला जो है वो फिर चलता रहा। फिर बिल आखिर अब आके आपके इल्म में होगा कि उस फरीक ने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी पिटीशन दायर की। सुप्रीम कोर्ट गालिबन काजी फैज़ ईसा साहब के दौर का ये मामला है, तो उन्होंने वजारत दफ़ा को बुला के कहा कि इस मामले की इंक्वायरी की जाए। तो ये अब जो है जब फिर वजारत दफ़ा से ये मामला जो है वो यानी इंस्टीट्यूशन के अदारे के सुपुर्द हुआ, तो फिर उन्होंने इस बारे में इंक्वायरी की। इससे पहले 3-4 साल इसमें कुछ इसलिए ना हो सका कि वो केस सीटीडी ने, क्योंकि दहशतगर्द वो थे नहीं, तो सीटीडी ने वो केस बंद कर दिया और दूसरी इंक्वायरी जो थी इनके ख़िलाफ़ वो फिर नहीं हुई, उस वक्त ना होनी थी। तो अब जब फिर अदारे ने ख़ुद जो है वो इंक्वायरी की है तो उसमें ये चीज़ें जो हैं वो सारी फिर सामने आ गई। राना साहब, ये तो अंधेर नगरी होगी कि एक शख्स की ज़मीन भी हथिया ली, उसके घर से सोना जेवरात भी हथिया लिए, उसके घर के अफराद ख़वातीन को ज़दोकोब भी किया, एक साहब जो थे उनको पकड़ के ले जाया गया, उनको हब्से बेजा में रखा गया और फिर दहशतगर्दी का पर्चा डाल दिया। इस मुल्क में कानून नहीं है, इंसाफ नहीं है, अदालत नहीं है। 2017 का वाक़या है, 2024 में जाके आप चार्जेस फ्रेम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपके अल्फाज जो हैं वो बिल्कुल इस सूरत हाल की सही अक्कासी कर रहे हैं। इससे बिल्कुल जो है वो इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसा ही था। और उसी दौर में जब मौसूफ़ ही जो है वो स्याह सफ़ेद के मालिक थे, तो मेरे साथ भी एक वाक़या हुआ था। तो मामला ऐसे ही है कि जो आप पे 18 किलो हीरोइन किसने डाली थी? राना सनाउल्लाह साहब उस वक्त सच्चाई पूरी ईमान के साथ अंडर ओथ रोक नहीं, कौन जिम्मेदार था आप पे 18 किलो हीरोइन 15 किलो हीरोइन डालने का? ये कहा करते थे कि इज्जत हम देते हैं। जनरल जायद साहब, एक चीज़ के ऊपर मेरा बड़ा काफ़ी ज़्यादा कवी यकीन है, फ़ौज की सियासी मामलात में मुदाखलत अफसोसनाक रही है, मैं उसका क्रिटिसाइज़ करने वालों में शामिल हूँ,
लेकिन मैं कहता हूँ उनका इंटरनल मैकेनिज्म ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन, अकाउंटेबिलिटी का बड़ा अच्छा है। उसी अच्छे निज़ाम की तारीफ़ करते हुए 2017 में इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर इतना बड़ा अंधेर मच जाए और 2024 में आके सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद चार्जेस फ्रेम हो, इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट, अनएक्सेप्टेबल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। देखें, जो जहाँ तक फ़ौज का इंटरनल सिस्टम है अकाउंटेबिलिटी का और मॉनिटरिंग का, वो दैट एग्जिस्ट। ये जो आप बात कर रहे हैं जनरल फैज़ साहब के इस कॉन्टेक्स्ट में, ये प्रॉब्ली जब ये मेजर जनरल थे, ये उस वक्त के जो वाक़यात हैं, SDGC जी ये उसी पीरियड के ये जो वाक़यात अभी कोर्ट हो रहे हैं। मेजर जनरल हो या लेफ्टिनेंट जनरल हो, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ। देखें, उसके ऊपर आप ऑफकोर्स जिस तरफ आप हिंट कर रहे हैं कि DGISI भी थे, ऊपर आर्मी चीफ भी थे, तो ये प्रॉब्ली ये उस वक्त जो देखें एक इंफॉर्मेशन का सिस्टम है जो लीडरशिप को दिया जाता है, एंड दिस वाज अ की अपॉइंटमेंट। दैट्स वाई आपने देखा होगा कि इस चार्जशीट के बीच में वो तो अभी आगे चल के साबित होगा, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होगी। मैं इस वक्त एक चीज़, विटनेसेस जो भी आए हैं या जो भी चार्जशीट उनके ऊपर बनी, ऑफ कोर्स वो एविडेंस इतना होगा कि इट वाज वर्थ कि चार्जशीट हो और आगे भी चल के इसमें कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग के लिए तो ये एक जुमला काफ़ी है कि रियासत के मफादात और तहफ़्फ़ुज़ के मुनाफी काम किया। तो उस वर्दी की जो कसम होती है वो तो उसकी टूट गई ना। उसी के बीच में एक आपने देखा होगा इसी चार्जशीट के बीच में एक जो मिस यूज़ ऑफ द पावर एंड द अथॉरिटी, या जिस अपॉइंटमेंट पे वो बैठे तो उसके मिस यूज़ का भी पाया है। अब ये अभी बाद में अभी पता चल जाएगा कि ये आया लिंक्ड इन्हीं इंसिडेंट से है जिनका आप कोट कर रहे हैं, या कोई और भी ऐसे 7 साल क्यों नहीं हुआ? तो मैं अपेरेंटली जो लगता है कि वो जब जनरल बाजवा साहब भी आर्मी चीफ थे और यहाँ पर ये कार्रवाइयाँ चल रही थी, प्रॉबली कुछ अरसे बाद उनको भी शायद रियलाइज़ हो गया था कि ये चीज़ें सही तरीके से कब रियलाइज हुआ था? मेरे ख्याल में एट द एंड ऑफ हिज टेन्योर। He spent full term as DGC, he spent full term as DGI, then he was transferred and posted as corps commander. एज DGC इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन ऊपर दी होगी, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की देखें एक अपॉइंटमेंट थी, ऑफ कोर्स उसको इट मस्ट हैव बीन टेकन इन द सेम स्पिरिट कि यार ये जो चीज़ भेजी जा रही है, वो तो बाद में टाइम से जब साबित हुआ कि इट वाज मिस यूज या साबित हुआ है या जो भी। आपकी वजाहत से वैसे मैं मुतमईन नहीं हूँ। फौज क्या बड़े अफसरान सेंसिटिव पोस्टिंग के ऊपर उनकी मॉनिटरिंग होती है। अगर एक बंदा रॉन्ग स्टेप लेता है तो आर्मी चीफ उसको फौरी तौर पे पूछता है कि भाई तूने काम कैसे किया। कुछ चीज़ें रिपोर्ट होते हुए भी एक टाइम प्रोसीजर है ना, वो एक दिन तो ये नहीं होगा कि आज उन्होंने शाम को पकड़ा होगा और उसी शाम को एक इवेंट हो गया होगा। ही मस्ट हैव बीन बिल्डिंग ऑन दिस। और वो जो रिपोर्ट्स उस वक्त दे रहे होंगे, या उस वक्त की लीडरशिप ही बताएगी कि वो इस मामले में क्या रिपोर्ट्स उनको जमा करा। जैसे अभी देखें ना, लेट्स से कि अगर हम इसको ले लेते हैं कि ये ऐसा ही था कि जी टेररिस्ट हैं या उनके पास इस तरह का वेपन्स है, असला है, अब वो जो रिपोर्ट जा रही है और भी इसके अलावा भी और बहुत सारी रिपोर्ट्स भी जा रही होंगी, उसमें ये तो लीडरशिप उस वक्त ले लेती है, कंसीडर करती है। पाकिस्तान में आमतौर पर कहा जाता है कि एजेंसियां बड़ी पावरफुल है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर ऐसा वाक़या हो जाना और दहशतगर्दी के जुर्म डाल के ना सिर्फ ज़मीन जायदाद कब्जा कर लिया, घर औरत सब पे जुल्म कर लिया, लेकिन दहशतगर्दी का पर्चा भी डाल दिया और उसकी अकाउंटेबिलिटी ना होना। जी शुक्रिया मलिक साहब, आपने अपने इब्तदाइये में बिल्कुल ठीक कहा कि ये अभी मैटर ऑफ एविडेंस है। जब ये चीज़ें अभी तक तो हमारे सामने बड़ी लिमिटेड डिटेल्स मौजूद हैं। जब मुकम्मल फ़ैसला आएगा, जो भी फ़ैसला होगा उस वक्त उसको परखेंगे कि किस बुनियाद पे क्या एविडेंस थी और किन चीज़ों को ज़ेर गौर लाया गया। आई विश कि पूरा इसको पब्लिक किया जाए ताकि इस पे ये भाम ना रहे कि कोई विच हंटिंग हुई है या विक्टिमाइज किया गया। लेकिन इसमें जो बड़ा सवाल पैदा होता है मलिक साहब, वो ये है कि रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में नहीं है। और ये बात हम बखूबी जानते हैं कि मैं अगर सियासतदान हूँ तो मुझे भी वो हाथ लगाना आसान नहीं है। अगर कोई वकील है, बड़ा वकील है, तो उसको भी हाथ लगाना आसान नहीं है। इसी तरह सहाफ़ी, इसी तरह जुडिशरी, जजेस। और हमने माशरे के अंदर वो लेज क्रिएट कर ली हैं कि जिनमें एक मखसूस तबका अशराफिया का कानून उसके साथ होता है, कानून उसके ख़िलाफ़ हरकत में नहीं आता। और अगर आम आदमी हो जिसका इन तबकों से ना ताल्लुक़ हो तो उसके ख़िलाफ़ कानून हरकत में भी आता है, उसको एक्सप्लॉइट भी करता है। और क्योंकि मैं इस क्रिमिनल लीगल सिस्टम के साथ एक अरसा वाबस्ता रहा हूं बतौर वकील के, तो मैंने बहुत करीब से देखा है कि ये सारे का सारा जो निज़ाम है ये इस हद तक गल सड़ चुका है मलिक साहब कि ये इसी तरह नहीं है कि हम दुनिया में हमारा जो क्रिमिनल लीगल सिस्टम है
उसकी बदतरीन रैंकिंग्स हैं। सर आपको पता है ये जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, इनकी फैमिली की ट्रैवल हिस्ट्री चुरा कर जी हाँ सोशल मीडिया पे छापी गई जी थी, हाँ। और वो ये पूरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आई एम श्योर के जो आर्मी का इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पूरी डिटेल आर्मी चीफ को दी होगी। ये किसी सिविलियन का काम नहीं था। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान में मुमकिन है। देखिए ना, ये इंट्रा एलीट जो राइवलरीज है ना मलिक साहब, ये इतनी सिवियर हो गई हैं। अब आर्मी चीफ की जो पोजीशन है वो हमारे जो स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का, ताकत का, उसमें सबसे ज्यादा अहम है। पावर सेंटर है वो। पावर सेंटर है। अब उसको हासिल करने की जो तगोदौ है वो इतनी शदीद हुई है कि हमने इससे पहले, मैं 2002 से बड़ा देख रहा हूं चीज़ों को, इतनी शदीद मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। और उसमें एक रीज़न है कि जो ये एक्सटेंशन का जो कानून आया, उसने उस पीरियड को जब इन्हांस किया तो फिर बाकी लोगों के लिए भी वो एक बड़ी प्राइज्ड, वैसे भी एक प्राइज्ड पोजीशन थी, लेकिन उसके चार्म्स ही कुछ और हो गए कि जी अगर आप 6 साल के लिए आर्मी चीफ रह सकते हैं तो फिर उसके लिए जो कुछ करना है कर गुजरो। और सियासतदान उसमें एक चीज ज़हन में रखिएगा कि जनरल बाजवा को पहले 3 साल एक्सटेंशन मिलने के एक बेनिफिशरी जनरल बाजवा थे, दूसरे बेनिफिशरी खुद जनरल फैज़ थे, क्योंकि उस 3 साल की टर्म के बाद जो सीनियर मोस्ट की लिस्ट में उनका अपना नाम भी आ जाता था, जो पहले नहीं था। राना सनाउल्लाह साहब, एक आपकी हुकूमत बनने के साथ ही कुछ ऑडियो शहबाज शरीफ की और मरीम नवाज़ की गुफ्तगू की लीक हुई थी। बहुत सी ऑडियो लीक्स होती रही, हम सुनते थे कि इमरान खुद कहते थे अंदर ये एजेंसियों वाले टेप कर लें, जो इसको चोरी की हो उसको डर लगता है, मुझे तो डर ही नहीं लगता। वो रिकॉर्डिंग किसने की थी जो शहबाज शरीफ और मरीम की गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग बाहर आई थी, और वो किसने कैसे किसको पहुंचाई थी? देखें, उसमें एक साहिब जिनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो मैं जो है वो ज़ाहिर नहीं कर सकता, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनकी ड्यूटी थी, और वो ये काम जो है वो बहुत पहले से वहाँ पे कर रहे थे, और उन्हीं ने वो काम जो है वो फिर हमारे या पीडीएम की गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब थे तो उन्होंने जारी रखा। और जब ये फिर लीक हुई, ऑडियो लीकेज हुई, तो उसके बाद फिर जब इंक्वायरी हुई तो फिर वो बात जो है वो सामने आ गई। तो इतना मैं कह सकता हूँ। और वो टेप पहुंचाई किसको गई थी रिकॉर्डिंग के बाद? वो ये चीज़ें जो हैं, वो चीज़ें जो है ये जो यानी ऑडियो वगैरह है, तो ये मालूम हुआ था, कोई इसकी कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन जिस तरह से कोई जिक्र हो किसी बात का तो आप सुने कि वो फैज़ हमीद साहब से भी जो है वो शेयर होती रही, और शायद उसी तरफ से वो एक अंडर ओथ मैंने आपसे सवाल किया था कि एक अंडर ओथ मुझे आप बात बताएंगे, आपके ऊपर हेरोइन डालने के पीछे कौन था? सच अंडर ओथ आपने बयान देना। जी बिल्कुल, अंडर ओथ जो है ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश थी, और उसके बाद फैज़ हमीद साहब ने जो है इस सारे मामले को मैनेज किया। बाजवा साहब के इल्म में ये बात लाई गई और उन्हें ये तो तफसील नहीं बताई गई जो बाद में मालूम हुआ कि जी हमने क्या करना है, लेकिन ये उनको बताया गया कि जी फ़लाँ आदमी है और उसको हमने जो है वो फिक्स करना है। तो फिर इन्होंने जो है वो जो डीजी ANF थे तो उन तक हुक्म पहुंचा, और उसके बाद फिर जो है वो नीचे जो टीम थी तो उसने फिर सारा वो मैनेज करके तो वो केस बनाया। ये कौन कहता था कि हम इज्जत देते हैं और हम मौत का फैसला करते हैं? ये फैज़ हमीद साहब कहते थे। हम इज़्ज़त देते हैं, ये अल्लाह ताला की एक सिफ्त है जिसको आप कह रहे हैं कि हम इज़्ज़त देते हैं और हम मौत का फैसला करते हैं। नहीं तो वो उन्होंने फैसले किए हैं, उन्होंने ये फैसले भी किए हैं उन्होंने। यानी एक आदमी को अगर आप पकड़ के जी किसी ऐसे मुकदमे में डाल दें तो इज्जत और जिल्लत दोनों चीज़ें जो है वो साथ साथ ही होती हैं।
मैं तो स्पीचलेस हूँ सारी जी। नदीम साहब देखें, अभी जैसे आप अप्रिशिएट करें इंस्टीट्यूशन को, देर आए दुरुस्त आए की मैं मिसाल दूंगा। देखें, जब भी आइडेंटिफाई हुए एक एक्शन हो रहा है, ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट जनरल, ही वॉज DGISI, और इदारे ने उसके ऊपर एक्शन लिया है। इसको भी अप्रिशिएट देखिए, अगर इन चीज़ों से पाकिस्तान ने आगे बढ़ रहा है तो फिर तो इसको अप्रिशिएट कीजिए। अगर इन चीज़ों से या इंक्वायरी लेट हुई है जो, या अगर हम इस पे पड़ जाएंगे और माजी के बैगेज में ही दबे रहेंगे तो हम वी आर गोइंग नो वेयर। विद ऑल माई रिस्पेक्ट, अभी खुर्रम भाई ने बात की है, हमारा माजी हमारी तारीख का एक वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्सा है जिसके अंदर हमने 1001 दफ़ा ऐसी गलतियां की हैं। देखिए, मैं इस वक्त एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ना जी, मैं अभी पहले भी बात कर रहा था खुर्रम साहब से, एवरीबडी इज इन स्ट्रेस। ये जो इस वक्त ना पूरा एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, हमारी जो सिचुएशन है उसके बीच में स्ट्रेस में है। अभी देखिए, खुर्रम भाई ने बात की, मैं उस तरफ KG एक्सटेंशन की बात हुई है, सॉरी मुस्तफ़ा भाई ने बात की है, माय अपॉलॉजीज, कि इन्होंने बात की है मुस्तफ़ा भाई ने ये अबाउट एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन अब देखें, जनरल बाजवा साहब की जब एक्सटेंशन हुई तो इसी असम्बली से पास हुई। एक्सटेंशन देने वाली अथॉरिटीज़, आप अथॉरिटीज़ है ना, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत करते हैं या सही करते हैं, कहने का मकसद ये है, जो मैं पॉइंट लाना चाहता हूँ कि हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अब अपना वजन उठाना होगा। सिस्टम, हाँ देखिए, सिस्टम है तो स्पाइन पे पैदा करें, उस पर स्पाइनलेस पे ताकत पैदा करें, स्पाइन को अपनी गुजरा ठीक करें। उसकी वजह यह है कि आप एक्स्ट्रा स्ट्रेस डाल रहे हैं इंस्टीट्यूशन के ऊपर। वेन एवर देखिए ना, जब आप पावर में होते हैं तो फिर एवरीथिंग इज फाइन। मिस यूज भी एक ऑफिस को कराया गया, एक पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बीच में पॉलिटिकल ऑफिस जब ये कहा गया मिस यूज कराया जाता है कि फैज़ हमीद ने रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाया, ये चार्जशीट का हिस्सा है, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और ये तो अभी एविडेंस जब अभी सामने आएगा, वो ये चार्जशीट का हिस्सा। जी हाँ, चार्जशीट का हिस्सा। दिस इज अ वेरी सीरियस एलिगेशन। इससे ज्यादा सीरियस तो एक सिपाही के लिए हो ही ना सकता। इट इज अ सीरियस एलिगेशन और इसके ऊपर सीरियस रिपरकशंस भी होंगी। दैट्स व्हाई देखें ना, ही इज अ 3 स्टार। जब वर्दी पहनी जाती है तो कसम क्या खाई जाती है कि इस मुल्क के लिए जान देगा। अच्छा नदीम साहब, ये कसम खाते हैं ना आप, आपने अपनी जाती कुर्बानी दी है, मैं उसको दोहराता नहीं, लेकिन एज ए सोल्जर ये आपका हमेशा प्राइड रहेगा आपकी फैमिली के लिए। जी ऑफ कोर्स। देखिए, दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू ब्रिंग आउट कि देखिए, एक इंडिविजुअल के एक्ट के पीछे पूरे इंस्टीट्यूशन या पूरे उस रैंक को या उस ओहदे को लेबल कर देना, ये बड़ी ज्यादती। पूरे इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल लेबल नहीं कर रही। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा इंस्टीट्यूशन तो रोज कुर्बानी दे रहा है, रोज हमारे इस कौम के बेटे हैं। देखे ना, अगर उन्होंने गलत किया है तो आप इंस्टीट्यूशन को दाद दीजिए या सिस्टम को दाद दीजिए कि अकाउंटेबिलिटी हो रही है। अकाउंटेबिलिटी में अभी जो और भी लोग इनके साथ अटैच होंगे उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होगी। तो ये गुफ्तगू जारी रहेगी, एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जनरल बाजवा साहब जब रिटायर हो रहे थे तो उस दिन उन्होंने जिक्र किया कि हम 75 सालों से जो कुछ कर रहे हैं आइंदा हमने नहीं करना। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मामला था, उसके अंदर उनका एक कलीदी रोल था जनरल फैज़ का। 2018 के इंतखाबात में उनका होगा, 2024 में किसी और का होगा, 2013 में यही इल्ज़ामात इमरान खान किसी और पे लगाते थे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मैं जनरल फैज़ हमीद के इस ट्रायल में ना सिर्फ एक चीज़, वो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कहते हैं ना, सिर्फ एक मैं सोचता हूँ कि शायद कोई ऐसी मिसाल बन जाए कि आइंदा से इस तरह की इंजीनियरिंग का प्रोसेस रुक जाए। लेकिन क्या ऐसा प्रोसेस रुकेगा? मलिक साहब, मुझे तो इस में कोई इबाम नहीं है कि हम एक सिक्योरिटी स्टेट की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इकोनॉमिस्ट का डेमोक्रेसी इंडेक्स है, उसमें पाकिस्तान पहले एक स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी के तौर पर उस कैटेगरी में रखा गया था। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने ट्रांजिशन किया एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी कैटेगरी में, और फिर इवेंचुअली अब पाकिस्तान ट्रांजिशन कर गया है एक अथॉरिटेरियन रिजीम की कैटेगरी में। तो पिछले 10 सालों से जो इस मुल्क के अंदर होता आया है, और एक उसके अलावा भी एक लंबी तारीख है, हमें अब इस मुल्क को अगर डगर पर डालना है तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटना होगा। हमारे सियासतदानों को इतना मैच्योर होना पड़ेगा कि वो सिर्फ पावर पॉलिटिक्स के लिए, इक़्तिदार हासिल करने के लिए, चंद ओहदे हासिल करने के लिए वो इस पावर पॉलिटिक्स और इस खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। कौन से ऐसे सियासतदान हैं जो इसका हिस्सा नहीं बने? अनफॉर्चुनेटली मलिक साहब, अभी अनफॉर्चुनेटली मुझे ये, मैं दुख से ये बात कहता हूं कि ऐसा कोई सियासतदान नहीं है। मुस्लिम लीग नून की एक बहुत बड़ी सियासत इन्होंने खड़ी की जब इन्होंने वोट को इज्जत दो की बात की। आज मुस्लिम लीग नून बिल्कुल उससे मुख्तलिफ एक पोजीशन इख्तियार कर चुकी है।
पीपल्स पार्टी का एक बहुत हिस्टोरिकल उनकी एक लेगेसी है, डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के हवाले से, सिविलियन सुप्रीमेसी के हवाले से, लेकिन आज वो भी आपको इस खेल का हिस्सा पावर पॉलिटिक्स का वो नजर बीबी आते के साथ इस दुनिया से वो स्ट्रगल और वो उनकी पॉलिसी और वो आइडियोलॉजी दुनिया में चली गई दुनिया से। और इमरान खान साहब की अगर आप सियासत देखें तो उनकी ख्वाहिश सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि आपकी इन लोगों के साथ सुलह क्यों है, आप इनको छोड़िए, मेरे साथ इंगेज कीजिए, मैं आप ही के साथ इंगेज होना चाहता हूं, किसी और पॉलिटिकल फोर्स के साथ इंगेज नहीं होना चाहता, और मुझे इक्तदार में वापस लाइए। तो ये जो हमने लीड की ये एक म्यूजिकल चेयर बना ली है कि मैं आपके इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, आप मेरे रिटर्न में इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ये लीड कैप्चर है। ये लीड कैप्चर है। देखिए एक और चीज मलिक साहब कि मैं ये बात मेरा अपना जाती तौर पे मानना है कि जब मैं तारीख पे नजर दौड़ाता हूं कि जनरल कियानी ही वाज अ वेरी वेरी गुड जनरल, उनके दौर में उनको थिंकिंग जनरल कहा जाता था, जो एक फुल ब्लोन वॉर ऑन टेरर थी वो शुरू हुई और हर ट्राइबल एरिया में पूरे पाकिस्तान में तबाही मची हुई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक्सटेंशन ली तो उनकी वो जो सारी की सारी कारकर्दगी थी वो पीछे चली गई और उनका जो टेन्योर था वो सिर्फ एक्सटेंशन के हवाले से पहले जो 3 साल की उनकी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन पोस्ट जनरल मुशर्रफ उस मामले को दुरुस्त करना बड़ा कमाल का उन्होंने किया था, लेकिन नेक्स्ट 3 इयर्स में वो सारा कुछ कॉम्प्रोमाइज हो गया। और फिर जो उन्होंने अंदर भी रिफॉर्म्स की, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए जो रिफॉर्म्स, अच्छा फिर जब जनरल राहील शरीफ का डिपार्चर हुआ एंड द डे जनरल बाजवा वाज अपॉइंटेड, इट इज, ये मेरा मानना है कि उन्हें एक चीज पता थी कि नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन नहीं देनी, बिकॉज ही हैडंट गिवन इट टू राहील शरीफ, देयरफॉर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं मिलनी थी। और इसीलिए शायद ये फिर फैसला कर लिया गया कि जी हालात जो है उनको अपने फायदे में लेकर आओ और नवाज शरीफ को रुखसत करो, और फिर वो सारा एक लेकिन इमरान खान की प्रोजेक्ट जो था ना, इसके ऊपर 2011 से काम शुरू हो गया था। मैं खाली जनरल बाजवा को इस पर, टू बी वेरी फेयर विद हिम, उसको इल्जाम नहीं देता। 2011 लाहौर के जलसे से इस चीज के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया गया था। मलिक साहब इंटरेस्ट अलाइन हो गए, हो सकता है। और फिर हमने देखा कि एक्सटेंशन जो थी वो फिर इमरान खान साहब ने एज अ रिवॉर्ड वो फिर दी। राना सनाउल्लाह साहब, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट कहती है फैज़ हमीद ने पुरतशद्दद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर से मिली भगत की, इंतशार और बदअमनी से मुतल्लक पुरतशद्दद वाक़यात में फ़ैज़ हमीद से अलहदा से तहकीकात जारी हैं। इसके अलावा चार्जशीट में फ़ैज़ हमीद पर 9 मई से जुड़े हुए पुरतशद्दद वाक़यात भी शामिल हैं। 9 मई में जनरल फ़ैज़ हमीद का क्या रोल है? देखें, आपके इल्म में है, जिस तरह से पहले बात भी हुई है कि ये जो एक्सटेंशन और तैनाती जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो मुतनाज़ा जो है वो हो गई या बना दी गई। तो वो किसने बनाई? इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब ने जो है वो पहले उनका बयान और था, फिर उसके बाद उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बाजवा साहब को सिर्फ 6 माह की एक्सटेंशन दे दी जाए। फिर उसके बाद उन्होंने ये चाहा कि उनकी मर्ज़ी से जो है वो आर्मी चीफ़ की तैनाती हो। फिर वो एक मखसूस नाम को आगे लाना चाहते थे और इसी तरह से वो किसी को रोकना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने एक पुरतशद्दद सियासी इंतशारी तहरीक का उन्होंने जो है वो फ़ैसला किया। वो एक लॉन्ग मार्च जो है वो लेके आए। उसके रास्ते में भी एक पुरतशद्दद वाक़या जब उनके ऊपर जो है वो फायरिंग हुई, 9 मार्च की तारीखें आर्मी चीफ की तैनाती की तारीख के साथ जुड़ी हुई थी। और फिर उन दिनों में ये बात कही जा रही थी कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये तो इतने दिनों में पहुंच जाना चाहिए था, अब ये रास्ते में रुक क्यों गया है? वो रास्ते में रुक गया। फिर रुकते रुकते जो है वो फिर आके उन तारीख़ों पे या उन दिनों में यहाँ पे पहुँचा जिन दिनों में वो तैनाती होनी थी। लेकिन वो इंसानों का समुंदर जो रावलपिंडी का जिसने घिराव करना था, इस्लामाबाद का घिराव करना था, वो बावजूद इकट्ठा ना हो सका और उसमें जो है वो फिर उनको जनरल फैज़ का इसमें क्या रोल? फिर उसके बाद जी उसमें उस वक्त ये कहा जाता था कि ये सारी प्लानिंग जो है इसके पीछे फैज़ हमीद साहब है। यानी ये एक सेइंग, जिस तरह से यानी एक
बात होती है, ख़बर चलती है कि इसके पीछे जो है वो है। उसके बाद फिर कितने पुरतशद्दद वाक़यात, अदालतों के घिराव, और उसके बाद जो लाहौर में जो है वो होता रहा ज़माम पार्क में, तो वो सारे जो पुरतशद्दद वाक़यात थे, और फिर उसका जो है वो इंतहा जो है वो 9 मई को थी। तो उसमें जो है वो ये कहा जाता रहा कि इनकी जो है वो रहनुमाई जो है वो उनको हासिल थी। तो अगर 9 मई के वाक़यात में इनका कोई अमल दखल साबित होता है, ये फैज़ हमीद साहब की, तो अगर वो वहाँ पे कोई अमल दखल इनका साबित होता है क्या? जी आप बात पूरी कर लीजिए। जी, ये मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि 9 मई जो है उसमें तो वो सिर्फ 9 मई लोग समझते हैं कि जी वो जी तशद्दुद उन्होंने आके जो है वो तोड़ फोड़ कर दी। उन्होंने एक ऐसे घर को जहाँ पे जो है वो इंतहाई हसास जो है वो घर ही नहीं था, वहाँ पे ऑपरेटिव्स भी था, उसको जो है वो वहाँ पे लूट मार की, वहाँ से चीज़ें उठा के ले गए, आग लगा दी। फिर मियाँ वाली में उन्होंने जो है वो जिस एयर बेस के ऊपर जो है वो राना सनाउल्लाह साहब, इसी जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट थे, सुपर स्मार्ट, सुपर स्पाई, वो सारे सिस्टम पे हावी थे, सारा कुछ कर रहे थे, किसी को पता ही नहीं था चल रहा। तो ये कुछ बात थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। बहुत भी स्मार्ट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन पूरा एक सिस्टम है ना हमारे इंटेलिजेंस का, वो काम कर रहा होता है। MI का करता है, ISI का, IB का इतना बड़ा सेटअप है, ढेरों ढेर, और पूरी दुनिया की हर चीज़ पे आंख रख के बैठे होते हैं। तो जनरल फैज़ अकेले फ़र्द वाहद इतने सुपरमैन थे, सुपर ह्यूमन बीइंग थे कि वो सब कुछ कर गुजरे, किसी को नहीं पता चला। नहीं, देखें, इसमें मलिक साहब ये जब एविडेंस सामने आएगी तो मेरा यानी अंदाज़ा है कि आर्मी में वाकई वहाँ पे जो उनके सिस्टम्स हैं ना वो काम करते हैं। वहाँ पे जो कहा जाता है, आम लोग भी ये बात करते हैं, आर्मी के लोग भी बात करते हैं कि जी वहाँ पे जो आदमी जो है वो यानी सामने आ जाए ना जिसकी बात, तो उसे फिर माफ़ी नहीं मिलती, और हर आदमी जो है वहाँ पे वॉच हो रहा होता है। फैज़ हमीद साहब जो करते रहे, भले वो ये समझते होंगे कि किसी को पता ही नहीं है, वो स्मार्ट प्ले कर रहे होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो जिस अदारे का के सरबराह के तौर पे वो कर रहे थे सारा कुछ, तो उनकी भी एविडेंस जो है वो पूरी कलेक्ट हो रही थी। उस एविडेंस को कोई बुरुएकार लाए ना लाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सिस्टम में वो भी चेक हो रहे थे, और ये आप देखिएगा कि वो सारी एविडेंस जो है वो वही होगी। अब ये कंक्लूडिंग स्टेज होगी। एक हिस्से पे उन्होंने चार्जशीट कर दिया, दूसरे हिस्से पे वो कह रहे हैं तफ्तीश जारी है। अगर इसमें और लोगों के नाम निकलते हैं तफ्तीश में तो सारा कुछ आएगा ना? जी बिल्कुल, अभी तफ्तीश तो हो रही है जी। जो इनकी जिस तरह आप टॉप सिटी की बात कर रहे थे और मामलात हैं, इनकी साथ साथ चीज़ें चल भी रही हैं। और ये जो इनकी इंटरफेरेंस के मेन अभी जो 2 ख़तरनाक चीज़ें इसमें सामने आई हैं, वो एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है पोस्ट रिटायरमेंट, और उसके बाद ये जो स्टेट के 9 मई से देखिए वो तमाम ये जो 9 मई के सारी वाक़यात हैं, इनकी अभी तक इंक्वायरी चल रही है कि आया ये 9 मई की तरफ जा रहे हैं या बाकी भी जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं उसमें अब देखा जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद का क्या रोल था। लेकिन एक मलिक साहब जो मैं बात करना चाहता हूँ वो देखें, ये जो पावर्स होती हैं ना, ये तो पोस्टिंग्स होती हैं। आज एक इंडिविजुअल बैठा हुआ, ये कोई इलेक्टेड सीट्स तो है नहीं कि इसने जीत के आनी है, ये जो भी बैठा होता है। मैं देखिए, आप फ्यूचर कोर्स अपने थोड़ा सा पकड़ना है। पाकिस्तान अब ना हम माजी की चीज़ों में या इसी के ऊपर ना स्कटल न करें, ताकि मुस्तकबिल में ऐसी मिस्टेक्स ना हो जिनका इशारा यहाँ से किया जा रहा है या राना साहब कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, जब तक आपको सूट करता है कोई भी इंडिविजुअल हो। और मिस यूज़ भी माजरत के साथ विद ऑल माई रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिशियंस, मैं डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा हामी हूँ, मैं किसी की वो पॉइंट आउट नहीं कर, लेकिन मिस यूज़ भी
पॉलिटिकल लीडर्स ही ना मिसयूज करवाते हैं अनफॉर्चुनेटली। और जब वो अपॉइंटमेंट होल्डर जो भी हो, जैसे अब जनरल फैज साहब का है कि अगर इनको मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप इनको यूज कर रहे थे या इमरान खान यूज कर रहे थे, पीटीआई, तो ही शुड हैव अंडरस्टूड कि कौन सी रेड लाइन है जहां तक मैंने यूज होना है। जब कोलैबोरेशन होता है तो स्टेट नुकसान, देखिए ना आज नुकसान किसका है? सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का हो गया, सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान। कंक्लूडिंग रिमार्क्स मुस्तफा साहब आपसे भी, ये मिस यूज ऑफ पावर है, मिस यूज ऑफ ऑफिस है, उस ऑफिस का जो आपने ओथ लिया हुआ है उसकी खिलाफ वर्जी है। इसको रोकने के लिए शायद इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिशियंस दोनों मिल के तय कर लें कि हमने इस हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, कुछ भी हो जाए। मलिक साहब, मुल्क का आवे का आवा बिगड़ चुका है। 50% पाकिस्तानी इस वक्त सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हमारे यहाँ उनकी शरह सबसे ज़्यादा है। 25 लाख नौजवान हर साल जॉब मार्केट में ऐड हो रहा है, रोज़गार नहीं है। एलीट की आपस में ये लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं। हमें पाकिस्तान को अगर डगर पर डालना है तो हमें एक ब्रॉडर ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है कि जिसमें हम अपनी गलतियां भी तस्लीम करें, एस्टैब्लिशमेंट भी अपनी गलतियां तस्लीम करें, सियासतदान भी करें। और उसके बाद हम एक फ्यूचर, जो इस मुल्क को हमने आज ये 25 करोड़ लोग हैं, हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अपनी जगह पर हो रहा है। ये कल को जब 40 करोड़ लोग होंगे, आप इस अवाम के जमे गफीर को कहाँ लेकर जाएंगे? ना उनकी सेहत का बंदोबस्त है, ना उनकी तालीम का बंदोबस्त है, ना ह्यूमन कैपिटल के ऊपर हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है। और हमें अपने ये खौलों से बाहर निकलना पड़ेगा और इस्टेब्लिशमेंट को, सियासतदानों को स्पेस देनी होगी। और सियासतदान जो है उन्हें सियासत इश्यूज के ऊपर ना सिर्फ कि आपस में एक हम दस्तों गिरबां हो और सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए अपने असूल कॉम्प्रोमाइज करें और बैक रूम हम डील्स करके कि जनाब आपको मैं इस ओहदे पर लेकर आऊंगा, मुझे जरा इक़्तिदार में आने का मौका तो दीजिए। इन सारी चीजों को हमें खत्म करना होगा सिर्फ ग्रैंड डायलॉग के जरिए। बिल्कुल, एक लाइन एंड पे जरूर कहना चाहता हूँ, वो तमाम इस कौम के बेटे जो सुबह शाम अपनी जाने को इस वतन की खातिर, उन सबको हमारा सलाम है। वो हमारी जान है, हमारी शान है। अगर उसमें से फ्यू इंडिविजुअल्स अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हैं तो इस इदारे का, इस कौम के निज़ाम का, इस पार्लिमान का फ़र्ज़ है कि उनको करार वाकई सज़ा दे, लेकिन विच हंट नहीं, ट्रांसपेरेंटली सबूत व शवाहिद के साथ पूरी तफसील कौम को बताई जाए। और उन सारे शोधा को सलाम है हमारा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।